जैसा कि आप जानते हैं लेक्चर 6 और 7 में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इसके अक्ष पर और इसके निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव निकालकर बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इसके अक्ष पर विद्युत विभव आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² करके आया था, और इसके निरक्षीय बिंदु पर यानी लंब समद्विभाजक पर विद्युत विभव आया था 0 आया था। आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी बिंदु कहने का मतलब ना तो अक्ष पर और न ही निरक्षीय बिंदु पर हम ज्ञात करेंगे, किसी जनरल पॉइंट पर हम विद्युत विभव ज्ञात करके देखेंगे कितना विद्युत विभव आता है। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम के लिए भी आई है। इस साल 2020 में या 2019 में जाकर देखिएगा बिहार बोर्ड ये सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा हुआ था। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी बिंदु पर ना तो अक्ष पर और न ही निरक्ष पर किसी जनरल पॉइंट पर हम लोग विद्युत विभव ज्ञात करके देखेंगे। और ये जो निकलेगा हमारा मास्टर फॉर्मूला होगा, उसी से हम अक्ष पर भी विभव निकाल सकते हैं और उसी से हम निरक्षीय बिंदु पर भी विभव निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं। ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं। ये देखिए यहां पर हमारे पास ये A, दिस इज B, यहां पर -Q, दिस इज +Q। तो इस बात को, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर O है, O से A की दूरी कितना हो जाएगा, A ले लेते हैं, तो O से B की दूरी भी कितना होगा, A हो जाएगा। तो इस बात को लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माना AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें आप इस -Q तथा +Q के B की दूरी A2 है। जैसा कि हमने लेक्चर 6 और 7 में आपको लैंग्वेज बनाकर बताया था, वैसा ही लैंग्वेज होगा। तो लिखते हैं माना AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें आवेश -Q तथा +Q के बीच की दूरी 2a है। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी बिंदु पर यहां किसी भी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करने हैं, अक्ष को छोड़कर और निरक्षीय बिंदु को छोड़कर। क्योंकि अक्ष पर हमने विभव निकाला है लेक्चर 6 में, निरक्षीय बिंदु पर विभव हमने निकाला था लेक्चर 7 में, और ये लेक्चर 8 में किसी जनरल पॉइंट कहीं भी ले लीजिए आप पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, इसके केंद्र O से, इलेक्ट्रिक डायपोल के केंद्र O से R दूरी पर, केंद्र O से R दूरी पर, और देखिए अक्ष से थीटा कोण पर यहां पर एक पॉइंट M ले लेते हैं, और इसी पॉइंट M पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करनी है। देखिए हमने जो ये बिंदु लिया, कहां लिया, आंसर है केंद्र O से R दूरी पर लिया। और ये देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल का अक्ष होगा, ये अक्ष से ये कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो पॉइंट को हमने कहां कंसीडर किया, इलेक्ट्रिक डायपोल के केंद्र O से R दूरी पर, और अक्ष से, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का अक्ष होगा, देखिए ये बिंदु अक्ष से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इस भाषा को लिखेंगे कि माना इलेक्ट्रिक डायपोल के केंद्र O से R दूरी पर तथा अक्ष से थीटा कोण पर एक पॉइंट M है जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो इस भाषा को लिखते हैं माना इलेक्ट्रिक डायपोल के केंद्र O से R दूरी पर तथा अक्ष से थीटा कोण पर एक पॉइंट M है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करनी है, ये देखिए ये तो ना तो अक्ष पर है ये पॉइंट, और न ही निरक्षीय बिंदु पर है।
किसी जनरल बिंदु पर है, यहां पर हमें विभव ज्ञात करनी है। अब पॉइंट M पर विभव ज्ञात करनी है हमें, कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप क्या कीजिए, -q यानी पॉइंट A से M तक एक रेखा खींच दीजिए और इस +q B से M तक एक रेखा खींच दीजिए। ये देखिए, और यहां पर एक रेखा खींच दीजिए आप। ओके, अब यहां से आप सबसे पहले देखिए पॉइंट M पर हमें विभव ज्ञात करनी है, तो पॉइंट M पर विभव किसके किसके कारण होगा? आंसर -q के कारण भी होगा और +q के कारण भी होगा। सबसे पहले -q आवेश के कारण पॉइंट M पर हम लोग विभव ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे -q आवेश के कारण पॉइंट M पर विद्युत विभव। लेकिन उससे पहले आप ये लिख दें, देखिए M से O की दूरी कितना है? r, तो यहां पर आप लिख सकते हैं MO बराबर स्मॉल r। उसी तरह AO बराबर A है, उसी तरह OB बराबर भी कितना है? A ही है, तो आप लिख सकते हैं तथा AO बराबर क्या होगा? BO बराबर कितना हो जाएगा? A, यानी AO भी A के बराबर है और BO भी A के बराबर है। अब आप इस -q आवेश के कारण पॉइंट M पर विभव ज्ञात कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे? -q आवेश के कारण पॉइंट M पर विभव, तो इस -q आवेश के कारण पॉइंट M पर जो विभव होगा उसको V1 मान लेते हैं, V1। अब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव होता कितना है? आंसर 1/4πε0 q/r करके होता है। q का टर्म कौन करेगा? -q और r, तो -q से इस पॉइंट M की दूरी कितनी है? AM, तो r की जगह आज क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह +q आवेश के कारण पॉइंट M पर विभव हम निकाल लेते हैं। +q आवेश के कारण पॉइंट M पर विभव, तो +q आवेश के कारण पॉइंट M पर जो विभव होगा उसको हम V2 बोल देते हैं, दिस विल बी V2। अब फिर से ये भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है? आंसर 1/4πε0 q/r। q का काम कौन करेगा? +q। r दूरी कितना है? B से M, यानी दूरी BM है, q/BM। इक्वेशन सेकेंड। अब पॉइंट M पर दो विभव, एक -q के कारण, एक +q के कारण। -q के कारण V1, +q के कारण V2, तो पॉइंट M पर टोटल विभव कितना होगा? V1 और V2 को जोड़ देंगे। लेकिन क्या आता है? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पॉइंट M पर विद्युत विभव। अतः इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पॉइंट M पर कुल विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा? V1 + V2। आइए इसको हम लोग और तरीका से करते हैं। देखिए, तो V बराबर V1 का मान कितना? ये देखिए V1 का मान है -1/4πε0 q/AM प्लस V2 का मान कितना है? 1/4πε0 q/BM। अब देखिए कुछ चीजें कॉमन आ रही है, q/4πε0 कॉमन आ रही है, तो V बराबर हो जाएगा q/4πε0 कॉमन। अब q/4πε0 कॉमन, यहां देखिए q/4πε0 कॉमन, इधर क्या बचा? 1/BM, और 1/BM प्लस होगा 1/BM।
और इधर कितना बचा, इधर क्यू बट्टा 4 हो गया -1/am, तो -1/am। हमने कुछ नहीं किया, am निगेटिव था इसलिए हमने उसको बाद में लिख दिया। ये देखिए क्यू बट्टा 4 कॉमन, तो इधर क्या बचेगा, इधर 1/bm, इधर क्या बचेगा -1/m, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब यहां से आप दिमाग लगाइए, हमें विभव तो निकल गया, अब हमारा मुख्य मकसद होगा bm और am का मान निकालना। ये b से m की दूरी कितना है और a से m की दूरी कितना है। यदि bm और am का मान निकल जाएगा तो उसको हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो हमें भी विभव निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि am और इस bm का वैल्यू निकाले कैसे। तो आइए हम लोग ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं। ज्योमेट्री जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच माना जाता है मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में, इसका तो भरपूर उपयोग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा मकसद क्या है, am और bm के वैल्यू निकालना। तो हम क्या करते हैं, इस mo को थोड़ा दूर तक बढ़ा देते हैं। ये देखिए यहां तक हमने इसको बढ़ा दिया, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं n। तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे mo को, ये o है, हम लोग लिखेंगे mo को कहां तक बढ़ाया, n तक बढ़ाया। तो इस भाषा को लिखते हैं mo को n तक बढ़ाया। अब n तक बढ़ाकर क्या करते हैं, बिंदु A और बिंदु B से 2 लंब खींच देते हैं। ये देखिए बिंदु B से एक लंब हमने खींच दिया, ये an, और बिंदु B से भी हमने एक लंब खींच दिया। ये देखिए ये देखिए इस पॉइंट का नाम हम R रख देते हैं, कैपिटल R। तो MO को n तक बढ़ाया तथा पॉइंट A एवं B से क्रमशः AN तथा BR 2 लंब हमने डाल दिया। तो अब हमने यहां लिखा MO को n तक बढ़ाया, फिर लिखेंगे पॉइंट A तथा B से क्रमशः AN तथा BR लंब डाला। ये देखिए 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, दिस इज 90 डिग्री। MO को n तक बढ़ाया एवं पॉइंट A तथा B से क्रमशः AN तथा BR लंब डाला। ये देखिए अब आप देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है, शीर्षामुख कोण है, दोनों आपस में बराबर होगा। अब आपको यहाँ एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, ये देखिए ANO, ये देखिए ANO, ये वाली छोटी समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ANO में। आइए ANO में हम लोग cos थीटा लगा, यहां पर cos थीटा आप लगा दीजिए, cos थीटा। अब cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। अब इस त्रिभुज में देखिए ANO में, इस त्रिभुज में आधार कौन होगा, आधार हो जाएगा हमारा ON, और AN क्या होगा, लंब होगा। तो AO क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कौन है, ON आधार बट्टा कर्ण, कर्ण कौन है, तो AN तो लंब है, कर्ण क्या हो जाएगा AO। तो ON बट्टा AO, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार का काम ON कर रहा है तो ON दे दिए, कर्ण का काम AO कर रहा है तो AO दे दिए। अब यहां से आप निकाल लीजिए ON बराबर हो जाएगा AO cos थीटा। तो ON बराबर यहां से आ जाएगा AO की वैल्यू हमारे पास पहले से AO A के बराबर है, तो ये हो जाएगा A cos थीटा। ओके, उसी तरह आप अब एक चीज और देखिए यहां पर, अब इस AM को देखिए, ये AM किसके बराबर है, M N के बराबर। यहां से यहां देखिए
एम किसके बराबर है, एम एन के बराबर है। तो ए एम को ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम एन। ये देखिए यहां से ए एम किसके बराबर, एम एन के बराबर। अब कहिएगा ये कैसे संभव है, ये तो एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ए एन एम, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है ऐसे करके, और ये जो है ये ए एन इस, या फिर ये एन एम, ये समकोण त्रिभुज का आप लंब ले सकते हैं और ये कर्ण ले सकते हैं, और इसको आप क्या ले सकते हैं, ए एन को आप आधार ले सकते हैं। ये देखिए ए एन एम, ओके। अब यहां से आप देखें ए एन या एन एम, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी ए एम कर्ण का काम करेगा और एम एन लंब का काम करेगा। और आपने यहां पर कर्ण और लंब को आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। जबकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमें, किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण लंब के बराबर नहीं हो सकता है। ये देखिए इस त्रिभुज को मैं यहां बना रहा हूं, ये देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं, कुछ इस तरह से है 90 डिग्री, यह है ए, यह है एन, यह है एम। अब ये कर्ण है हमारा और ये लंब है, ये देखिए। और पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कि कर्ण कभी लंब के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि कर्ण बराबर होता है एच बराबर होता है ओवर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस आधार को क्या कहते हैं, ए स्क्वायर। ये देखिए ये एच कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार, जो कि पाइथागोरस प्रमेय है, इस फॉर्मूला के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज की कर्ण लंब के बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन यहां तो हमने ए एम बराबर एम एन दे दिया, यानी कर्ण बराबर लंब दे दिया यहां पर। ये कैसे संभव है, संभव है, आप हाइपोथेटिकली सोचिए। पाइथागोरस प्रमेय से संभव नहीं है, लेकिन फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो आधार है, ये आधार बहुत छोटा हो जाए, बहुत ही छोटा, यानी ये आधार ए एन ना रहकर बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए। तो आप देखिए इतना छोटा होगा तो ये जो लंब है ऐसे होगा, ऐसे। ये देखिए अब आप देखिए ये कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, लंब के बराबर हो जाएगा। यानी जब आधार बहुत छोटा हो, यानी लगभग जीरो के बराबर हो। ये देखिए ये जो आधार है, इस आधार को हम, ये पी स्क्वायर है, इस आधार को लगभग हम जीरो के बराबर कर, जीरो नहीं लगभग जीरो के बराबर कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं। देखिए क्या बचा, ये देखिए ये तो समाप्त हो जाएगा, जीरो है, और पी स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, पी, और ये क्या एच। देखिए एच किसके बराबर हो गया, पी के बराबर, यानी कर्ण किसके बराबर हो गया, लंब के बराबर हो गया। तो हाइपोथेटिकली हम सोच सकते हैं, यदि ये आधार, ये ए एन बहुत छोटा होगा तो ये ए एम एम एन के बराबर होगा। अब छोटा होगा तब बराबर होगा, लेकिन यहां तो छोटा है या, अब देखिए यहां ए एन छोटा है कि नहीं, यस ए एन बहुत छोटा है। आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो दूरी है, ये ए से ओ की जो दूरी है, ए से ओ की दूरी यदि घट जाए, ये देखिए ये दूरी घट जाए, ये दूरी, तो ये दूरी भी घटेगा, ए एन भी घटेगा। अब ए से ओ की जो दूरी ए है, ये बहुत छोटा है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल में अणुओं के बीच की दूरी है, और इलेक्ट्रिक डायपोल में जो अणुओं के बीच की दूरी, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल में अणुओं के बीच की दूरी नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल में केंद्र से किसी एक चार्ज के बीच की दूरी है। अब सोच सकते हैं ए बी, ये जो ए से बी की दूरी है, ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आंख से हम नहीं देख सकते हैं। साधारण नमक के जो माइनस प्लस होते हैं उसके बीच की दूरी होता है। अब ए ओ तो उसका भी आधा है, तो ए ओ तो उससे भी छोटा होगा ना। ए ओ यदि बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा ऐसे होगा, बहुत छोटा, तो ए एन भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में ये जो आधार है ए एन, ये बहुत छोटा होगा, और आधार यदि बहुत छोटा होगा तो हम इस कर्ण को इस लंब के बराबर कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में हम ए एम को एम एन के बराबर लिख सकते हैं, कर्ण को लंब के बराबर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर जो आधार है ए एन वो बहुत छोटा। अब देखिए ना, ये जो ए से ओ की दूरी है, यदि यहां पर ये ओ यहां आ जाए यहां, तो देखिए यहां से ऐसे लाइन आएगा, ऐसे ऐसे, तो एन हमारा यहां खिसक जाएगा।
और ये दूरी छोटा होगा यहाँ, तो एन हमारा यहाँ खिसक जाएगा, तो आधार छोटा होता जा रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। ओके, इसलिए यहां पर ए एन बहुत छोटी है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, इसीलिए हम इस ए एम कर्ण को इस एम एन लंब के बराबर लिख सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा कंफ्यूजनल चीज होती है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं लेकिन उनको क्लियर ही नहीं हो पाता है कि ये ए एम इस एम एन के बराबर क्यों हो गया, लंब कर्ण के बराबर क्यों हो गया, जबकि 10वीं में पढ़ाते हैं हमारे टीचर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब कर्ण के बराबर नहीं हो सकता है। बट यहां पर हम हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं यदि बेस बहुत छोटा हो तो लंब कर्ण के बराबर हो सकता है, और यहां पर बेस ए एन इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में बहुत छोटा होगा, इसलिए ए एम को एम एन के बराबर कर सकते हैं। अब ए एम बराबर आप लिख सकते हैं एम एन, देखिए एम से एन को हम लिख सकते हैं एम ओ प्लस ओ एन, एम ओ प्लस ओ एन लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखिए एम एन ये टोटल यहां तक हमें लिखना है, तो पहले हम एम से ओ की दूरी फिर ओ से एन की दूरी को जोड़ देते हैं। देखिए पहले हम इतना फिर इतना को जोड़ देंगे तो टोटल एम एन मिल जाएगा, तो एम एन को हमने क्या लिख दिया एम ओ प्लस ओ एन। अब ए एम बराबर हमारे पास आ गया एम ओ, एम ओ हमने निकाल चुके हैं, एम ओ किसके बराबर है स्मॉल आर के बराबर, तो एम ओ को स्मॉल आर प्लस ओ एन हम निकाल चुके हैं ए कॉस थीटा। देखिए ए से एम की वैल्यू हमें निकल गया है आर प्लस ए कॉस थीटा, और हमें निकालना क्या था ए एम, तो ए एम का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे, बी एम का मान निकालेंगे, सेम इसी तरह से बी एम का मान निकालेंगे। मैं इधर बना रहा हूं बी एम का मान, देखिए तो बी एम का मान हम लोग यहां निकालते हैं। अब एक और समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, समकोण त्रिभुज बी आर ओ, इसको देखिए बी आर ओ, समकोण त्रिभुज बी आर ओ में देखिए तो बी आर ओ में फिर से यहां cos थीटा लगा दीजिए, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। अब इसका आधार कौन हो जाएगा, देखिए बी आर तो लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा आर ओ, देखिए आर ओ यह ओ आर आधार हो गया, सॉरी ओ आर लंब हो जाएगा, सॉरी यस ओ आर आधार हो जाएगा क्योंकि ये थीटा है, थीटा की सामने की भुजा बी आर लंब हो जाएगा, ओ आर आधार हो जाएगा और बी ओ क्या हो जाएगा कर्ण। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना आ रहा है ओ आर बट्टा कर्ण, कर्ण कितना आ रहा है बी ओ, तो ओ आर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा बी ओ cos थीटा, इसलिए ओ आर बराबर आ जाएगा बी ओ का मान हम पहले से लिख सकते हैं ए cos थीटा। देखिए ओ आर हमारा निकल गया, ये दूरी ओ से आर की दूरी ये निकल गया ए cos थीटा। अब फिर से ये बी एम किसके बराबर होगा, एम आर के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये फिर से देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा, ये एक समकोण त्रिभुज होगा ऊपर वाला बी आर एम, ये समकोण त्रिभुज होगा। अब इस समकोण त्रिभुज में ये किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा, ये किसका काम करेगा कर्ण का काम करेगा, और ये बी आर किसका काम करेगा आधार का काम करेगा। अब ये देखिए बी एम कर्ण है और ये एम आर लंब है, तो कर्ण किसके बराबर हो गया लंब के बराबर। क्यों, क्योंकि ये बी आर जो आधार है ये इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में बहुत छोटा होगा और ये बी आर आधार बहुत छोटा होगा ऊपर वाले त्रिभुज के लिए, तो ये कर्ण इस लंब यानी बी एम इस एम आर के बराबर होगा। अब बी एम बराबर एम आर, देखिए एम आर यहां तक की दूरी है तो टोटल दूरी हम एम ओ ले सकते हैं, तो एम आर के बदले लिख देते हैं एम ओ। अब एम ओ तो यहां तक की दूरी है, हमें लेना है एम आर, तो एम ओ में से ओ आर को माइनस कर देते हैं, ओ आर को माइनस कर दे। फिर देखिए ये एम ये ओ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे ओ आर को, तो एम ओ में ओ आर को माइनस करेंगे क्या बचेगा एम आर, इसलिए एम आर की जगह हमने लिख दिया एम ओ माइनस ओ आर। अब बी एम बराबर आ गया हमारे पास एम ओ का मान हमारे पास पहले से कितना है आर, तो एम ओ की जगह आर माइनस ओ आर आपने निकाला है ए cos थीटा। ये देखिए यानी ए एम और बी एम का मान हमारे पास आ गया, ए एम और बी एम का मान। अब ए एम और बी एम का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, लेकिन ये समीकरण 3 में
समीकरण 3 में AM तथा BM का मान रखने पर, आइए समीकरण 3 में AM और BM का मान रखते हैं। समीकरण 3 है V बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन BM। BM का मान कितना है? R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस देते हैं यहां पर, माइनस 1 अपॉन AM। AM का मान है 1 बटा R प्लस A cos थीटा। ये देखें, अब यहां से आप कैलकुलेट करते जाइए। V बराबर हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? यहां पर एलसीएम होगा, यहां पर एलसीएम होगा R माइनस A cos थीटा इंटू R प्लस A cos थीटा। एलसीएम हमने ले लिया इसका। अब R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा कैंसिल होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? R प्लस A cos थीटा, यहां माइनस है तो माइनस, यहां R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा? R माइनस A cos थीटा। ओके, करते जाइए यहां से। V बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन, सॉरी Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखिए R प्लस A cos थीटा माइनस प्लस माइनस R माइनस माइनस प्लस A cos थीटा, यानी इस माइनस को R और माइनस A cos थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे देखिए, नीचे A माइनस बी इंटू A प्लस बी, R माइनस A cos थीटा इंटू R प्लस A cos थीटा। A माइनस बी इंटू A प्लस बी बराबर क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos A स्क्वायर थीटा। इसको A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हमने फॉर्म में लिख दिया। अब ये देखिए, ये R प्लस ये R माइनस कैंसिल हो जाएगा, घटकर 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए A cos थीटा, A cos थीटा, 2A cos थीटा, 2A cos थीटा, A cos थीटा, A cos थीटा, 2A cos थीटा, और इस Q को अंदर ले जाते हैं, गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2AQ cos थीटा बट्टा नीचे देखिए, नीचे R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो R स्क्वायर आप कॉमन लो, यहां क्या बचेगा? 1 माइनस A स्क्वायर cos A स्क्वायर थीटा बट्टा क्या कर देंगे? R स्क्वायर। क्यों बट्टा R स्क्वायर करेंगे? क्योंकि R स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, और इसमें R स्क्वायर था नहीं, हमने कॉमन लिया तो R स्क्वायर से भाग देंगे, फिर से गुना कीजिए, R स्क्वायर गुना 1, R स्क्वायर, R माइनस है तो माइनस, R स्क्वायर गुना A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा R स्क्वायर, R स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बच गया। अब आप यहां से लिख सकते हैं V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से 2AQ को क्या लिख दे? P। क्यों? क्योंकि चूंकि 2AQ बराबर क्या होता है? P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। 2AQ को P लिख दिया हमने, और ये cos थीटा, P cos थीटा बट्टा R स्क्वायर 1 माइनस, अब यहां फिर से देखिए, इस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को देखिए। अब A और, अच्छा इससे पहले कल हमने ये लिखा था, A बहुत छोटा है, A बहुत छोटा है किससे? R से। A R से बहुत छोटा है, क्यों? क्योंकि A इतनी है और R इतनी बड़ी दूरी है। A बहुत छोटी दूरी होती है R से, इससे पहले लेक्चर 6 लेक्चर 7 में भी मैंने बताया, और चैप्टर 1 में भी ये चीजें मैंने बताया। ये A दूरी R से बहुत छोटा होता है। अब आज यदि यहां पर हम cos थीटा लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा? आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए A cos थीटा, क्योंकि cos थीटा का महत्तम मान कितना होता है? cos थीटा का महत्तम मान होता है 1।
कॉस थीटा का यदि हम महत्तम मान लेंगे तो वो 1 होगा, और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही होगा। तो यदि हम कॉस थीटा का महत्तम मान भी ले लेते हैं 1, तो a पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क कहने का मतलब a का मान बढ़ेगा नहीं, वो r से फिर भी छोटा रहेगा। अब r को इधर लाइए, a cos थीटा बटा r लेस देन इधर क्या बचेगा 1। अब स्क्वायर कर दीजिए, जब हम स्क्वायर करेंगे ऊपर नीचे तो ये और छोटा हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा r स्क्वायर। अब देखिए ये 1 से और छोटा हो गया, यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपन r स्क्वायर 1 से बहुत बहुत छोटा है, और बहुत बहुत छोटा लगभग 0 के बराबर। इसलिए a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा r स्क्वायर को हम 0 के बराबर लिख देते हैं। इसीलिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटा r स्क्वायर। ये देखिए दिस इज मास्टर फॉर्मूला। आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी जनरल बिंदु पर पूछेगा तो अक्ष और निरक्ष पर हमें नहीं निकालना है। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें तो आप इतना डेरिवेट कर दीजिए, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपन r स्क्वायर करके होता है। अच्छा, ये मास्टर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। इस फॉर्मूला से आप इलेक्ट्रिक डायपोल के अक्ष पर भी विभव ज्ञात कर सकते हैं और निरक्षीय बिंदु पर भी विभव ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो सुनिए, हमें अक्ष पर ज्ञात कर दें। यहां पर ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का अक्ष होगा। जब अक्ष पर ये पॉइंट M अक्ष पर आएगा, देखिए ये पॉइंट M यहां से गिरेगा, ऐसे अक्ष पर आएगा, ये अक्ष पर आएगा तो थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है, ये देखिए। और जब ये पॉइंट ऐसे गिरकर अक्ष पर आ जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो अक्ष पर के लिए थीटा क्या पुट करेंगे 0 डिग्री। अब ये थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 डिग्री, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो ये cos थीटा का मान 1 हो गया। तो बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि cos 0 डिग्री अक्ष पर के लिए थीटा 0, cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। ये देखिए ये अक्ष पर हो गया विभव, और अक्ष पर मैंने लेक्चर 6 में इतना ही निकाल के बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर निकाल के बताया था। उसी तरह मान लीजिए ये फिर से अब हम निरक्षीय बिंदु पर निकालना चाहते हैं, तो निरक्षीय बिंदु पर निकालेंगे लंबसम द्विभाजक पर, तो ये पॉइंट M ऐसे सीधा होगा, ये देखिए ऐसे, तो देखिए ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री निरक्षीय बिंदु लंबसम द्विभाजक के लिए। और थीटा यहाँ 90 डिग्री पुट करेंगे, cos 90 का मान क्या होता है 0, 0 गुना p, यानी पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो निरक्षीय बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेक्चर 7 में मैंने आपको 0 निकाल कर बताया था। ये हमारा मास्टर फॉर्मूला, यहां से आप अक्ष पर भी निकाल सकते हैं और निरक्षीय बिंदु पर भी निकाल सकते हैं। और एक चीज और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घन नहीं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है आपका। इसका PDF आपको मिल जाएगा, या पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। दैट्स ऑल।